हेलो एंड वेलकम टू ऑल्सिनम एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हम पढ़ेंगे BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण। आज हम ये बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इकाई 1 ये हिंदी भाषा का विकास। आज हम इसको पढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर मैं आपको बता दूँगी और इसमें मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखो। तो हम इसको शुरू करते हैं। ये इकाई की रूपरेखा, मतलब कैसा होने वाला है पूरा चैप्टर, ये है कि पहले उद्देश्यों का प्रस्तावना, ये सब आएगा इसमें, ठीक है। फिर ये उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपको भाषा का अर्थ और उसकी परिभाषा जान सकेंगे। उद्देश्य मतलब कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकोगे, ठीक है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है, प्रस्तावना है। हिंदी भाषा मानव जाति को मिला एक ऐसा वरदान है जिसके बिना मानव सभ्यता का विकास नहीं हो सकता। भाषा हमारे विचार, भावों, संस्कारों, रीति रिवाजों, प्रार्थना और ध्यान, सपनों में, संबंधों और संचार में सभी जगह विद्यमान है। मतलब भाषा एक ऐसा चीज़ है, हमें मिली है जिसके बिना हम शायद नहीं रह सकते थे ना, क्योंकि अगर भाषा नहीं होती तो हम कैसे बात करते, कैसे करते। वही है कि भाषा हमारे विचारों, सोचने में भाषा है, हम किसी भाषा में ही सोचते हैं। हमारे भावों में भी भाषा है, हमारे संस्कारों में भी, रीति रिवाज, वही है पूरा भाषा के बारे में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। भाषा के बिना मनुष्य मात्र एक मूक प्राणी रह जाता है। इससे हम अपनी बात और मंतव्य का संप्रेषण दूसरों तक कर पाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे आपको पता नहीं हो तो संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन। अगर आपको इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा ना थोड़ा, तो आपको ईजी लग जाएगा। अभी संप्रेषण लग रहा होगा कि क्या वर्ड है, पर संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये भाषा के बारे में लिखा है पूरे में, आपको मैं अच्छे से, और अभी आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर चैप्टर में, मतलब हर इसके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे चल लेते हैं। ये है भाषा का अर्थ और परिभाषा, की भाषा का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा, मतलब हम भाषा की परिभाषा यानी कि भाषा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कि किसी भी वस्तु की परिभाषा उस वस्तु की अपनी प्रकृति और उसके अपने प्रयोजन पर आधारित होती है। मतलब कि कोई भी जो भाषा है उसकी जो भी किसी भी वस्तु की परिभाषा, यानी कि किसी भी वस्तु की परिभाषा उस वस्तु की अपनी प्रकृति, मतलब उसका अपने नेचर, अपने और उसके अपने प्रयोजन, जो उसका करने का, जो उस चीज़ को करने का है प्रयोजन, मतलब जिस लिए वो चीज़ है उस पर आधारित होती है, ठीक है। भाषा की परिभाषा पर विचार करते हुए ये बात ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा केवल अपनी संरचना और प्रकृति में जटिल नहीं होती, अपने प्रयोजन में भी बहुमुखी होती है, ठीक है। मैं आपको और बताती हूँ। हेनरी स्वीट ने ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की प्रकटीकरण को भाषा कहा जाता है। जो हेनरी स्वीट है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इसको भी अपने, जब आपने पिछली बुक्स पढ़ी होंगी, तो हेनरी स्वीट ने कहा है कि जो ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकटीकरण करने को भाषा कहते हैं। जो बोल के, मतलब हम अपनी बात को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ये हेनरी स्वीट ने कहा है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लो, पूछ सकते हैं ऐसे हेनरी स्वीट के बात कि क्या कहते हैं, ऐसे करके भी आते हैं। फिर है बाबूराम सक्सेना के मतानुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसके समष्टि रूप को भाषा कहते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सबके आप अच्छे से पढ़ लो। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्दी कवर करते हैं इसके। फिर भाषा का स्वरूप और उसकी प्रकृति, ये आपको पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूँ कि भाषा का स्वरूप और प्रकृति, ये हम इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बारी आते हैं। भाषा का स्वरूप और उसकी प्रकृति, ठीक है। भाषा का स्वरूप और प्रकृति इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बारी आता है। मैंने काफ़ी बारी क्वेश्चंस में देखा है। तो आप इसको अच्छे से करो कि भाषा का स्वरूप और प्रकृति क्या होता है। मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करा दूँगा। आप इसको अच्छे से पढ़ना, ही पूरा ना आपको पढ़ने से ही आ पाएगा, बिना पढ़े नहीं आ पाएगा। अगर मैं आपको इसको समझाऊंगी ना, तो भी इसमें बहुत ऐसे शब्द जो आपको नहीं समझ में आएंगे, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा खुद ही, कि वास्तव में भाषा प्रतीकात्मक होती है।
इसका कार्य संप्रेषण करना होता है, मतलब कार्य इसका कम्युनिकेशन करना, बात करना होता है। इसका कार्य ये है। ये जिन प्रतीकों को लेकर चलती है वे संकल्पना के रूप में साधारणीकृत होते हैं और संप्रेषण के रूप में भावों एवं विचारों को बोधन कराते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। हम फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताती हूँ फिर। ठीक है, ये है वही चैप्टर चल रहा है हमारा भाषा। फिर है प्रतीकों की व्यवस्था। ये भी ध्यान में रहे कि कोई भी भाषा प्रतीकों को केवल लड़ी या समूह नहीं होती, उसकी व्यवस्था भी होती है। उदाहरण के लिए हिंदी में राम मोहन को पीटता है। वाक्य में राम कर्ता के रूप में पहले आता है, बाद में मोहन कर्म के रूप में, फिर क्रिया के रूप में पीटता आता है। ठीक है, ये प्रतीकों की व्यवस्था। उसके बाद आ जाएगा हमारा समाज और प्रतीक का संबंध। समाज में प्रतीक हेतु काम करते हैं क्योंकि भाषा का प्रयोजन में सिद्धित करती है, इसलिए समाज से अभिप्राय उस भाषा और भाषी समुदाय से है जिसके अपने सामाजिक स्तर होते हैं। ओके, ये कुछ इसमें इसके अंदर के क्वेश्चन हैं, जैसे कि ध्वनि प्रतीक से क्या अभिप्राय है, सविस्तार बताइए, ये सब चीज़ें। हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाएगा ये भाषा के विविध रूप। ये बहुत बारी आया है, मैं आपको बता रही हूँ। अब इसको लिख लो कहीं पे, कुछ भी कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी आया भाषा के विविध रूप। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में देखा है। आपको बोल सकते हैं भाषा के विविध रूप क्या होता है, तो ये भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, प्रयोजनपरक आदि विभिन्न आधारों पर भाषा के विविध रूप दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, व्यक्ति बोली, ठीक है, आइडियलेक्ट, स्थानीय बोली, लोकल डायलेक्ट, उपबोली, सब डायलेक्ट, ये सब लिखा। जैसे उपबोली क्या होती है, एकाधिक स्थानीय बोलियाँ मिलकर एक उपबोली बनती है। जैसे कि भोजपुरी की छपरिया, खखार, शाहवारी, गोरखपुरिया, नागपुरिया आदि अनेक उपबोलियाँ। उपबोलियाँ मतलब क्या होती है, सब डायलेक्ट मतलब कि जैसे कि एकाधिक स्थानीय बोलियाँ, एक से ज़्यादा जो स्थानीय बोलियाँ होती हैं वो मिलकर उपबोली बन जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो भोजपुरी की कितनी सारी बोलियाँ हैं। एक भोजपुरी बोली होती है, आपको सबको पता होगा, उसकी कितनी सारी है, छपरिया, खखार, शाहवारी, गोरखपुरी, जो यहाँ रहते हैं उनके स्थानों की अलग अलग बोलियाँ, पर वो लैंग्वेज एक है, उसे उपबोली बोलते हैं। बोली यानी डायलेक्ट। ठीक है, ये लोकल डायलेक्ट। और है हमारा सब लैंग्वेज, उपभाषा, भाषा यानी लैंग्वेज। ठीक है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लो। ये आप पढ़ सकते हो, भाषा के विविध रूप इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, प्रयोग के आधार पर भाषा के विभिन्न रूप मिलते हैं तथा सामान्य बोलचाल की भाषा लैंग्वेज फॉर कॉमन यूज़, साहित्यिक भाषा लिटरेरी लैंग्वेज। आपको पता होगा हम नॉर्मल भाषा कितने अलग बोलते हैं, आमतौर पे हम जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये एक लैंग्वेज फॉर कॉमन यूज़ है। लिटरेचर भाषा वो है, लिटरेरी लैंग्वेज वो है जो यहाँ पे लिखी है। जैसे ये भाषा का वह आदर्श रूप है जिसका प्रयोग साहित्य रचना, शिक्षा आदि में होता है। जैसे आप देख रहे हो, ये पूरा एक शिक्षा में इसे साहित्यिक भाषा बोलते हैं। जो ये लिखी है ना जितने, उससे यह भाषा का वह आदर्श रूप है, इसको हम साहित्यिक भाषा बोलेंगे। अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में तो ऐसे नहीं बोलते ना। ये होती है व्यावसायिक भाषा, यानी कि लैंग्वेज फॉर कॉमन यूज़ एंड ट्रेड। ये जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं वो भाषा। कार्यकाली भाषा यानी ऑफिशियल यूज़ जो होता है भाषा का। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगी। मैं फटाफट कवर कर रही हूँ क्योंकि पेपर इसके आने वाले हैं एंड आई वांट कि ये पूरी बुक फटाफट कंप्लीट हो जाए। और मैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी आपको वीडियो, अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज, गुप्त भाषा, ठीक है, मृत भाषा, ऐसी काफ़ी सारी भाषा है। निर्माण के आधार पर सहज भाषा, कृत्रिम भाषा, ये सब भी हैं, आप देख सकते हो इसको अच्छे से। फिर आ जाता है हमारा हिंदी भाषा और उसका विकास। संसार में बोली जाने वाली भाषाओं की निश्चित संख्या बता पाना संभव नहीं है। ठीक है, फिर भी ये अनुमान है कि विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब आप किसी भी भाषा का एक
वो नहीं बता सकते कितनी बड़ी थी, पर अगर माना जाए तो 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा होती हैं 7,000 भाषाएं तो। ठीक है, यह है कि कैसे हिंदी भाषा और उसका विकास, ये सब उस बारे में, मध्यकाल और सब चीज़ें पूरा ये उसी बारे में ही लिखा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना कोई नहीं, इसमें क्वेश्चन में नहीं आता भाषा के कि आप उसका विकास के बारे में बताओ, बट फिर भी आप पढ़। और ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है, हिंदी भाषा का स्वरूप और क्षेत्र। ठीक है, भौगोलिक संदर्भ यानी हिंदी का क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली तथा पंजाब कुछ भाग तक फैला हुआ है। इन्हें हिंदी भाषी प्रदेश कहा जाता है। मतलब ये जो प्रदेश है इसमें हिंदी का यूज़ होता है, हम ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि काफ़ी, जैसे कि आप देख लो, हिंदी के 5 वर्गों तथा उपभाषा बांटा गया है, जिसके अंतर्गत 18 मुख्य बोलियाँ आती हैं। ये वर्ग है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ऐसे हम ये हिंदी भाषा और उसके स्वरूप और क्षेत्र, मतलब कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है उस बारे में है। ठीक है, जैसे कि खड़ी बोली ब्रजभाषा, हरियाणवी जो हरियाणा में बोली जाती है, कन्नौजी, बुंदेली, ठीक है, अवधी जो कि कुछ हद तक हिंदी जैसी होती है पर हिंदी नहीं होती है। ठीक है, बघेली, ऐसी हमारी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं। आप इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है पर ये इतना मैंने नहीं देखा इसको क्वेश्चन में आते हुए, बट नेवर नो, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, जयपुरी, मारवाड़ी लैंग्वेज, मेवाती, मालवी, पश्चिमी, गढ़वाली, ये सब लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा चैप्टर कंप्लीट, पूरा सारांश, यानी कि क्या निकला इससे, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर है जो हम पीछे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कुछ भी तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। मैं इसकी बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर आपको चाहिए तो वीडियो बना दूँगी, आप मुझे बता देना, और इसके आगे के चैप्टर्स भी हम पढ़ लेंगे अच्छे से। ये तो अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया था, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ इतना वो है नहीं पढ़ने जैसा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा मैं आपको उसको और डिटेल में पढ़ा दूँगी। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।